में पढ़ेंगे। मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। देन विल स्टार्ट। आर्थिक विकास है जो टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और पंचवर्षीय योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत, योजना आयोग के उद्देश्य, ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो भारत जब भी आज़ाद हुआ तो भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी परेशानियां थी। जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो भारत पूरी तरह से गरीब हो चुका था। तो अब भारत को आगे बढ़ना था, तो आर्थिक रूप से अगर भारत को आगे बढ़ना है तो पहले उसे आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। तो उसने कौन सी नीति अपनाई अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिश्रित भारत के सामने बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे चुनौतियां थी। तो जिसमें भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जैसा कि हम जानते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम पे जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उनका कर्तव्य था भारत को आगे लेके जाना है, आर्थिक रूप से मजबूत करना है और जितनी भी परेशानियां हैं उन सब का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। तो उस टाइम पे दो प्रकार की अर्थव्यवस्था थी भारत में। एक थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो मतलब निजी स्वामित्व का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब जैसे प्राइवेट सेक्टर होता है ना, प्राइवेट सेक्टर। और समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब सरकार के हाथ में रहता है, पूरा देख रेख वो सरकार करती है। तो दो टाइप्स की अर्थव्यवस्था थी। तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे
उन्होंने बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के साथ उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया। ना तो उन्होंने पूंजीवादी को ज्यादा महत्व दिया, ना ही उन्होंने समाजवादी को ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने मिश्रित मतलब दोनों मिक्स मिक्स इकोनॉमिक को इन्होंने स्वीकार किया है, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिलकर काम करते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर और सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो भारत देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा पंडित नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं, और जबकि समाजवादी में जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो जो था, पहला था क्षेत्र, उद्योग धंधे और उदाहरण। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र, इस क्षेत्र के जो उद्योग धंधे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, वो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते हैं। जो भी उद्योग धंधे होते हैं, जैसे रक्षा सामग्री। दूसरा है निजी क्षेत्र। निजी जैसे पता चलता है, निजी मतलब अपना, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर। ये निजी उद्योगों के स्वामित्व होते हैं, जैसे प्राइवेट्स होते हैं। जैसे आप लोग देखे रहोगे, जैसे रेलवे हो गया, ट्रेन वगैरह, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये सब गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट देखती है। और निजी जैसे बहुत सारे प्राइवेट भी चलते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी है। और इसके जो स्वामित्व, जो उसके मालिक होते हैं, वो अपना उनका निजी खुद का होता है। एक होता है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंदर दोनों मिल के काम करते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं। अब मैं आप लोग को ये समझा देती हूँ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव तो किया। अब अब ये दोनों जो मिश्रित अर्थव्यवस्था काम जो है सुचारू रूप से चल सके, अच्छे से चल सके, इसीलिए जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच समन्वय का होना आवश्यक है। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को आगे बढ़ाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया। अब स्वीकार करने के बाद क्या है, जो निजी स्वामित्व है, मतलब जो पूंजीवादी है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो समाजवादी है, ये इन दोनों के बीच में एक समन्वय होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। एक दोनों का आपस में समन्वय होगा, तभी ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ सकेगी। और दूसरा, उसमें देश हित को प्रधानता दी गई। देश हित मतलब जो भी किया जाएगा वो देश के हित के बारे में किया जाएगा, देश का अच्छा सोच कर ही हमें आगे बढ़ना है। तो देश हित को प्रधानता दी गई। तीसरा, दीर्घकालीन विकास पर बल दिया गया। ये जो योजना बनाई गई कि अगर भारत का विकास, ऐसा नहीं कि आज ज्यादा ध्यान दिया तो थोड़े टाइम के लिए विकास है, उसके बाद फिर भारत का विकास रुक जाए, नहीं। इस तरह की अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया गया कि जो ये विकास है वो दीर्घकालीन होना चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक चलते रहना चाहिए। अब दीर्घकालीन विकास पर अधिक बल दिया जाता था। रक्षा, जैसे कि रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, सड़कें, रेल, नहरें, बंदरगाह, विमान आदि क्षेत्र में भी विकास हो। जैसे कि रक्षा विभाग, शिक्षा, उस टाइम पे जब अंग्रेज यहाँ से गए तो भारत में जो शिक्षा थी वो सिर्फ 17% थी। 17% लोग ही शिक्षित थे। सड़क की व्यवस्था हो, रेल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं करनी थी, नहर की व्यवस्था, बंदरगाह इत्यादि क्षेत्र में भी भारत का विकास जरूरी था। अब ये जैसे कि ये सारी जो चीजें हैं, इसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे रक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, सड़क, रेल, नहरें, इसमें बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसमें बेनिफिट तो मिलते हैं, लेकिन थोड़ी देरी से मिलते हैं। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर जल्दी नहीं आगे नहीं आते हैं। तो इसमें क्या है, सरकार को ही आगे आना पड़ता है, सरकार को ही इसकी अगुवाई करनी पड़ती है। अ, मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे का उपयोग कर तथा पंचवर्षीय योजनाओं को अंगीकार कर अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की। अब भारत सरकार ने क्या किया कि भारत को आगे बढ़ाना ही था। पहली बात, मिश्रित अर्थव्यवस्था अगर आगे लेके जाना है तो जो प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों का समन्वय होना आवश्यक है। तो किस किस क्षेत्र में विकास करना था, जैसे हमने देखा शिक्षा का क्षेत्र में, सड़क, रेल, नहरें, बंदरगाह, इसमें विकास तो करना था, लेकिन इसके विकास में बहुत सारी पूंजी की जरूरत होती है, बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग आगे नहीं आते हैं। तो ये इसकी सारी अगुवाई सरकार को ही करनी पड़ती है।
आगे जाकर इसमें लाभ तो मिलते हैं। आगे जाके सरकार ने क्या किया कि जो लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, घरेलू उद्योग के विकास पर भी उन्होंने ध्यान दिया कि जो छोटे से छोटे जो उद्योग धंधे हैं, जैसे कि लोग जो घरों में काम करते हैं, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, मतलब घरेलू, जैसे पापड़ बनाने का काम, ये सब घरेलू उद्योग है। तो इन सबको भी छोटे मोटे लघु उद्योग बोलते हैं, लघु उद्योग, इन सबको भी आगे लेकर आना था। तो इन सबको ध्यान में देकर सरकार ने एक योजना बनाई थी, पंचवर्षीय योजना, 5 सालों का डिसाइड करके चलते हैं, 5 सालों की एक योजना बनाते हैं कि 5 साल में इन इन कामों पे हमें ध्यान देना है, इस क्षेत्र में आगे हमें बढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे अभी पंचवर्षीय योजना। भारत भारत के स्वतंत्र होने तक विदेशी सत्ता ने भारत का पूरा पूरा आर्थिक शोषण किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके जब यहाँ से ब्रिटिश गए, तो ब्रिटिशों ने भारत का पूरी तरह से शोषण कर लिया था। भारत, जब भी ब्रिटिशों ने भारत को आजाद किया, गुलामी से उन्होंने मुक्त किया, तो भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो सबसे बड़ी समस्या थी दरिद्रता, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या में होती वृद्धि, जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, निम्न स्तर का जीवन स्तर था, कृषि और उद्योग धंधे, अल्प उत्पादन क्षमता तथा ज्ञान विज्ञान तकनीकी ज्ञान से संबंधित पिछड़ापन जैसी विकट और गंभीर समस्याएं भारत में थी। उनको हल करने के लिए योजना बनाने की जरूरत थी, एक योजना की आवश्यकता थी। तो उस टाइम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो उन्होंने 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग का गठन किया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जो उन्होंने योजना बनाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो उसके अध्यक्ष बने। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई। तो जो उस टाइम जो योजना आयोग के जो मेन अध्यक्ष थे, जो मेन लीडर थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। उन्होंने बहुत सारी पंचवर्षीय योजना बनाई, ये ध्यान में रख करके भारत का विकास करना है। प्रत्येक भारत के विकास, जिसमें योजनाओं की रूपरेखा बनाने और कार्यान्वयन में लोगों का तब प्रतिभाग होगा और प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा। उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत का तो विकास होगा, बाकी भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति शिक्षित होने चाहिए, हर एक व्यक्ति का विकास होना चाहिए, चाहे वो आम हो या खास हो। इस बात को ध्यान में रखकर पंचवर्षीय योजना बनाई गई। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 सालों के लिए एक योजना बनाई जाती है और वो डिसाइड किया जाता है कि इन 5 सालों में इन इन क्षेत्रों पर ध्यान देना है और उसे आगे लेकर बढ़ना है। योजना आयोग का मौलिक जो सिद्धांत थे क्या थे, किसी देश के समग्र संसाधनों का अनुपातबद्ध वितरण और वहां के मनुष्य श्रम का उचित उपयोग उस देश की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए। अब जो योजना बनाई गई पंचवर्षीय योजना, अब उसका सिद्धांत क्या था, किस उद्देश्य को ध्यान में रहकर ये योजना बनाई थी। उसका जो पहला सिद्धांत था, राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष वृद्धि हो। जो 5 सालों के लिए जो योजना तैयार की जाती है, उसका एक ही मोटो होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि जो राष्ट्र की राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष वृद्धि होनी चाहिए। शीघ्र गति से औद्योगिकीकरण, मूलभूत उद्योग धंधों को मतलब औद्योगिकीकरण होना चाहिए, नए नए उद्योग धंधे खुलने चाहिए। कृषि उत्पादन में वृद्धि लाना, जिससे देश खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर बन सके। जैसे जब भारत आजाद हुआ था, तो भुखमरी की भी बहुत बड़ी समस्या थी भारत में। तो क्या बोले थे, कृषि कुछ ऐसी तकनीकी लाना जिसमें उत्पादन में वृद्धि हो, ताकि जो उपज है, जो अनाज की उपज है, वो ज्यादा हो सके, ऐसी तकनीकी आनी चाहिए, ताकि जो खाद्यान्न की जो समस्या थी, भुखमरी की जो समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी भुखमरी की भारत की, तो वो भुखमरी की समस्या दूर की जाए और भारत खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर बन सके, उसे दूसरे देशों पे डिपेंड रहना ना पड़े। बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना, और तो उसका चौथा उद्देश्य क्या था कि ऐसी व्यवस्था हो कि हर एक मनुष्य को रोजगार मिले, कोई बेरोजगार ना रहे। आय और संपत्ति के बीच उत्पन्न विषमता को दूर करना। और क्या था कि आय और संपत्ति, इसके बीच में जो भी विषमता है, जो भेदभाव हो, इसे खत्म किया जाए।
वस्तुओं के मूल्य स्थिर स्तर पर रखना, जो भी वस्तुओं के मूल्य हैं, उनके जो कीमत है वो एक फिक्स होना चाहिए, ताकि आम व्यक्ति हर कोई उसे खरीद सके, तो उसका एक कीमत डिसाइड होना चाहिए। परिवार नियोजन के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम करना। उस टाइम पे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जब ब्रिटिशों ने भारत को आज़ाद किया तो भुखमरी, दरिद्रता, गरीबी तो थी ही, साथ-साथ में बढ़ती हुई जनसंख्या, भारत की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी, उसकी भी रोकथाम करना ज़रूरी था। तो जो नया उद्देश्य था कि परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या की रोकथाम करना, दरिद्र का और दूसरा क्या था कि दरिद्रता को खत्म करके भारत के लोगों का जो जीवन स्तर जो निम्न स्तर का था उसे ऊपर उठाना था। सामाजिक सेवाओं का विकास करना, आर्थिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, तो पहली अभी हमने उद्देश्य के पहला क्या पढ़ा कि पंचवर्षीय योजना क्यों बनाई गई और उसके उद्देश्य क्या थे। अब देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या कार्य किए गए, तो कब से कब तक वो योजना थी। तो जो पहली योजना थी, देखो मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है। प्रथम जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 के बीच में, मतलब इन 5 सालों का प्लानिंग किया गया था। अभी इन 5 सालों में क्या-क्या का किन-किन क्षेत्रों में विकास की तरफ ध्यान दिया गया, देखो जैसे मैंने उनका उद्देश्य क्या था यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा संसाधन, परिवहन व दर्शन व दूरसंचार। मतलब इस जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना के अंतर्गत कृषि, सामाजिक विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, दर्शन व दूरसंचार तथा स्वास्थ्य पर व्यय किया गया। मतलब इसके इन सब क्षेत्रों में विकास किया जाएगा। आर्थिक योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नींव रखने वाली है पंचवर्षीय योजना। ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, जिस पे ध्यान दिया गया था, तो किन किन क्षेत्रों में विकास करना है, कृषि में, शिक्षा के क्षेत्र में। उस टाइम पे कैसे लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत में जो शिक्षा की गंगा है, जो ज्ञान गंगा है, वो हर एक कोने में पहुंचनी चाहिए। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करनी चाहिए। ऊर्जा संसाधन, परिवहन, दर्शन, दूर संचार, हर एक क्षेत्र में विकास करना था। अब नेक्स्ट बनाई गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में। अभी तो हमने देखा पहली पंचवर्षीय योजना में क्या क्या प्लानिंग किए गए थे, किन किन क्षेत्र में विकास करना है। उसके बाद 5 साल के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी 1956 से 1961 में। इसके अंतर्गत औद्योगिकीकरण का महत्व, औद्योगिकीकरण, रेल इंजन कारखाना, रासायनिक खाद कारखाना, भाखड़ नांगल। मतलब इसके अंतर्गत क्या था कि औद्योगिकीकरण होना चाहिए। दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला में इस्पात के कारखाने, रासायनिक खाद कारखाना, रेल इंजन का कारखाना, रेलगाड़ी के डिब्बे निर्माण का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण का कारखाना जैसे विशाल और भारी उद्योग धंधे और कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। इन सब क्षेत्रों में बल दिया गया विकास करने के लिए। कृषि को कृषि में जल की आपूर्ति होनी चाहिए, इसके लिए भाखड़ा नंगल, दामोदर जैसे विशाल बांध बनवाए गए। जो भाखड़ नंगल है, ये बहुत बड़े बांध है, ताकि कृषि के क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके अंत ये दूसरा पंचवर्षीय योजना था। अभी तीसरा पंचवर्षीय जो योजना है वो 1961 से लेकर 1966 के बीच में बनाई गई थी। इसके अंतर्गत क्या था कि आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बने। कृषि, जैसा हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, कृषि हर एक पंचवर्षीय योजना में कृषि का जिक्र किया गया है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में भी भारत को आगे बढ़ाना था, और उद्योग धंधों के क्षेत्र में। तो इस योजना में उद्योग और कृषि के विकास के बीच संतुलन और समन्वय साधना था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, भारी उद्योग, परिवहन और खनिज उद्योगों का विकास करना, विषमता का उन्मूलन करना और रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उस टाइम पे
1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत लॉस हुआ था। और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1966 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, जिसका अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और जो सूखा पड़ा था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना उतनी सक्सेस नहीं हो पाई थी। अब नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में बनी। उसके अंतर्गत क्या उद्देश्य थे भारत के? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, स्थिरता तथा आत्मनिर्भरता पर बल, कृषि सिंचाई को महत्व है। इसमें भी जो चौथी पंचवर्षीय योजना, इस योजना के उद्देश्य निर्धारित करते समय यह निश्चित किया गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। जब योजना बनाई गई तो यह सोचा गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है। सरकार को मूलभूत उद्योगों का विकास करना चाहिए, आर्थिक विकास की गति बढ़ानी चाहिए और समाजवादी सामाजिक ढांचे की ओर ध्यान देना चाहिए। इस पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब 14, इस टाइम पे चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसकी तरफ तो ध्यान दिया गया ही, साथ में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब उनको नेशनलाइज्ड किया गया। यह पंचवर्षीय योजना अपेक्षानुसार सफल नहीं रही। जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं रही थी, क्योंकि भारत चीन का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। उसी तरह से चौथी पंचवर्षीय योजना भी सफल नहीं रही, क्योंकि बांग्लादेश युद्ध हुआ, कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, पेट्रोल की बढ़ती दरें। उस टाइम पे क्या हुआ था? बांग्लादेश युद्ध के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को सहने पड़े थे, जो बांग्लादेश में युद्ध हुआ था। और दूसरा, कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, कर्मचारियों का पेमेंट बढ़ानी थी, वो भी दबाव था भारत पर। और महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती दरें, जो महंगाई थी, महंगाई की भी मार अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को काफी सहने पड़े थे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना इस कारण भी सफल नहीं हो सकी। अब नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। अब इसमें क्या उद्देश्य था ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में? किस क्षेत्र में आगे बढ़ना था? जैसे गरीबी निवारण, भारत की गरीबी जो है वो खत्म की जाए, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भर, निर्धनता को दूर कर देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, इस छठी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा, पौष्टिक भोजन, पेयजल की पूर्ति करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाना। मतलब छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या था कि गरीबी निवारण करना, हॉस्पिटल्स बनवाना, शिक्षा हर कोने में पहुंचनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, दूरसंचार के साधन पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण करवाना इत्यादि क्षेत्र में बल दिया गया। खाद्यान्न और अन्य जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी एकाधिकार प्रणाली द्वारा करके उनकी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाओं द्वारा निर्धनों को उचित दामों पर पूर्ति करना जैसे उद्देश्यों का समावेश था। मतलब जो भी जीवनावश्यक जो वस्तुएं हैं वो गरीब लोगों को भी मिल सके, उनका जो मूल्य था उसे निश्चित करना छठी पांचवी पंचवर्षीय योजना के ये छठवीं पंचवर्षीय योजना के सिद्धांत थे। इसमें जो कार्य किए गए, जैसे एकात्मिक ग्रामीण विकास IRDP, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सलेम इस्पात परियोजना, ये सारे कार्य किए गए। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में, इसके अंतर्गत रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल। इस योजना में खाद्यान्न, रोजगार, उत्पादकता पर बल दिया गया। विकास, भारत का विकास हो, आधुनिक रूप से भारत आगे बढ़े, भारत आत्मनिर्भर बने, सामाजिक न्याय का सक्षमता से कार्यान्वयन करना
और प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय में 5% की वृद्धि होनी चाहिए। ये इस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। इस योजना के अंतर्गत जो निम्न कार्यक्रम जो शुरू किए गए थे, पहला है जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, जो जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, उनके लिए आवास मिल सके, सरकार की ऐसी योजनाएं बनाई गई थी। उसके बाद है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 के बीच। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5% वृद्धि होनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम, रोजगार वृद्धि प्राथमिकता, शिक्षा का सार्वजनिक विस्तार, आत्मनिर्भर भारत, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक विस्तार कर निरक्षरता का उन्मूलन करना, इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के सिद्धांत थे। और इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम शुरू किए गए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मतलब हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न जैसे आप लोग जानते हो मिड डे मील, सरकारी स्कूलों में दोपहर में बच्चों को जो खिचड़ी की व्यवस्था की गई है उसे बोलते मध्याह्न भोजन योजना। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1997 से 2002 के बीच की थी। इस योजना में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रधानता दी गई। किसमें कि कृषि की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया और हर गांव का विकास हो। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि लाना, मूलभूत क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रतियोगिता निर्माण करना, विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक नीति को नई दिशा प्रदान करना इस योजना के उद्देश्य थे। इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण योजना, राज राजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अनाज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि कार्यक्रम चलाए गए थे। अब नेक्स्ट जो इसके पहले मैंने बताया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो चौथी पंचवर्षीय योजना में मैंने अभी पढ़ाया। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है वो हम देखेंगे कि क्या जरूरत थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत में बैंकिंग व्यवसाय पर निजी क्षेत्र का अधिकार था। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि जो बैंकिंग व्यवस्थाएं थी पहले भारत में, वो प्राइवेट सेक्टर थी, प्राइवेट बैंक थी, जिसपे जो उनके वो निजी क्षेत्र का अधिकार रहता था। बैंकों के निदेशक अपने उद्योगों का विकास और लाभ को बढ़ाने में कार्यरत रहते थे। जो बैंकों के मालिक रहते थे वो सिर्फ अपने ही जो जो उद्योगपति थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके ही लाभ में आगे, मतलब उनको ही आगे बढ़ाने में, अपने आप को ही आगे बढ़ाने में वो लगे रहते थे। इसमें जो आम जनता है, इसमें उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता था। तब इन सब की रोकथाम करने के लिए नेहरू जी ने और लाल बहादुर पंडित नेहरू जी ने और लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये जो चल रहा था इसकी रोकथाम करने के लिए उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो जो सबसे पहला बैंक का उन्होंने जो राष्ट्रीयकरण किया वो था इंपीरियर बैंक। 1955 में इंपीरियर बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। आज उसका नाम है, आप लोग देखते रहोगे, भारतीय स्टेट बैंक, SBI। बहुत कम ही समय में इस बैंक के बहुत सारे जो ब्रांच है, शाखाएं हैं, हर एक क्षेत्र में खुल गए हैं। बैंक ने अल्प अवधि में ही संपूर्ण देश में अपनी शाखाएं खोलकर सरकारी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जो स्टार्टिंग में जो बैंकों का इंपीरियर बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसे SBI नाम दिया गया था। उसके बाद जो भारत की प्रधानमंत्री बनी वो
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिनके नाम हैं इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे करके 14 बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था। कांग्रेस पार्टी में समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन दल ने व्यापारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। इस निर्णय को कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 20 सूत्री कार्यक्रम। 1 जुलाई 1975 इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। पहला, चकबंदी कानून, संपत्ति का समान वितरण, जल संवर्धन योजना। मतलब उसका जो उद्देश्य था कि चकबंदी, संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, खेत मजदूरों का न्यूनतम वेतन, जल संवर्धन योजना में वृद्धि। दूसरा, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और बेगार मुक्ति। तीसरा, कर चोरी की प्रवृत्ति, आर्थिक अपराध और तस्करी की रोकथाम। जो टैक्स में चोरी करते थे, जो लोग टैक्स नहीं भरते थे और ऐसी जो तस्करी चलाई जाती थी, उसका रोकथाम करना। जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण। जो जीवनावश्यक जो वस्तुएं हैं, जो जीने के लिए जरूरी है, ऐसे वस्तुओं का जो मूल्य है वो नियंत्रित होना चाहिए, ताकि वो हर किसी तक आसानी से पहुंच सके। पांचवा था हाथकरघा क्षेत्र के विकास द्वारा उत्तम वस्त्रोद्योग का निर्माण, दुर्बल वर्गों की ऋण से मुक्ति, आवास निर्माण, विद्यालयों के लिए शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना। ये 20 सूत्री योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत आता था। अब यही, हेलो सर, सर के बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार इसलिए किया कि भारत का विकास होना चाहिए। अब जा हमने 20 सूत्री कार्यक्रम तक पढ़ा है। इसके आगे अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है, बाकी आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हो। इजी चैप्टर था। आर्थिक विकास, भारत को आर्थिक रूप से आगे लेके जाना था, इकोनॉमिक। तो हमारी सरकार ने जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी और आज भी बनती हैं। तो अभी कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।